वेरी मेजर पॉइंट जो बहुत सारे लोग रेस करते हैं और जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग तो इग्नू में एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो उस पॉइंट को मुझे यहाँ पर रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो का शायद मेन हाईलाइट होगा। हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, which is related to the problems which are psychology students encounter when they are going to take admission in IGNOU MA Psychology। बहुत सारे लोग इग्नू एमए साइकोलॉजी के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं और उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे डिसअपॉइंट होकर वो या तो एडमिशन नहीं लेते या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी वो इस कोर्स को छोड़ देते हैं। मैंने उन सारे कमेंट्स को फिल्टर करके आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में स्पेशली ये वीडियो में बना रही हूँ। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि जो इग्नू एमए साइकोलॉजी का कोर्स है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है या वीडियोस में मेंशन भी की है कमेंट्स के थ्रू, कि कैसे उनको एनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज आपके बहुत काम का है। एक एक करके आप पूरे पॉइंट्स को समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपसे एसोसिएटेड हो अगर आप साइकोलॉजी में एमए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दोनों ही तरीके से सिचुएशन आ सकती है। सबसे पहली बात, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि इज इग्नू वैलिड, वैलिडिटी ऑफ इग्नू, यानी कि जो इग्नू के थ्रू हम एमए साइकोलॉजी करेंगे कि क्या उसका कोई यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का बड़ा ही स्ट्रेट आंसर है, सिंपल आंसर है कि यस, इग्नू इज वैलिड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, एंड नॉट जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, इट इज वैलिड। तो इस चीज को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि इग्नू के कोर्स, किसी भी कोर्स की कोई वैलिडिटी है या नहीं, नॉट जस्ट एमए साइकोलॉजी, किसी भी कोर्स की कोई वैलिडिटी है या नहीं। तो इग्नू के एमए की वैलिडिटी है तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं, सभी के बीए के कोर्सेज की भी वैलिडिटी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। बच्चे ये सोचते हैं, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है इग्नू से करना, या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इट इज द इजीएस्ट थिंग। इसका ऑपोजिट भी हम ले सकते हैं कि बहुत आसान होता है, हमने एडमिशन लिया और हम एग्जाम देने चले जाएंगे, लाइक प्राइवेट, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पहले होता था, या प्राइवेट तरीके से जो बच्चे पढ़ते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू का जो स्टडी का स्ट्रक्चर है वो एकदम ही डिफरेंट है। इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भी मौका दिया जाता है, ओपन बुक स्टडी भी होती है, क्लासेस भी अरेंज होती हैं और काफी सारा प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। तो आप इसको एक मॉडरेट लेवल ले सकते हैं, ना तो ये बहुत डिफिकल्ट है और ना ही बहुत इजी है कि आपने साल भर कुछ भी कहीं से लास्ट मोमेंट में देखा, पढ़ा, एडमिशन साल भर का आपका हो गया और आप पेपर दिया। इट्स नॉट दैट इजी। इसमें असाइनमेंट्स भी होते हैं, इसमें प्रोजेक्ट भी होता है, लेकिन वो आपकी लर्निंग को बेटर करने के लिए होते हैं और उन्हें बहुत ईजी तरीके से जो है बच्चे अटेम्प्ट भी करते हैं और बहुत ईजी सिस्टम है। तो अगर हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सिस्टम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यस, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, जिनको आप ये सोचकर नहीं कर सकते कि हमने कोर्स में एडमिशन ले लिया एंड दैट्स इट, वो वाला सिस्टम नहीं है इग्नू का। थर्ड इज द वेरी मेजर पॉइंट जो बहुत सारे लोग रेस करते हैं और जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग तो इग्नू में एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो उस पॉइंट को मुझे यहाँ पर रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो का शायद मेन हाईलाइट होगा। दैट इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये मैं आपके कमेंट्स में से ही फिल्टर करके जो मैंने निकाले हैं उन्हीं में से आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी नहीं है, स्पेशली अगर मैं इग्नू एमए साइकोलॉजी की बात करूं, तो वो इसलिए छोड़ देते हैं कि हम एमए इंग्लिश में नहीं कर सकेंगे या इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा भी नहीं है, बट आई टेल यू द सोल्यूशन। अगर किसी को लगता है कि डिफिकल्ट ही है तो सिर्फ मेरे कह देने से कि वो डिफिकल्ट नहीं है कोई भी बच्चा नहीं मानेगा, राइट? जिसके लिए डिफिकल्ट है लैंग्वेज, उसके लिए तो डिफिकल्ट है। तो पॉइंट ये आता है कि इसको कैसे एनकाउंटर करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बोलते हैं कि क्या हिंदी में अवेलेबल है, क्या हमारे रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, क्या हम अपने स्टेट की लैंग्वेज में इसको कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि इग्नू एमए साइकोलॉजी इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश। तो पॉइंट ये उठता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करें। सो द इजिएस्ट वे इज दैट, अगर आप इंग्लिश के थोड़े भी बेसिक्स जानते हैं और आप उसको इजिली पढ़ सकते हैं, इतना इतना बेसिक्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता। बट अगर आप बेसिक्स जानते हैं देन देयर इज अ वंडरफुल वे टू डू इट, एंड दैट इज बाय गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, अभी वो पॉइंट भी हम रेज करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम की तरह से हमने लिया है एज अ पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी जो साइकोलॉजी की होती है उसके थ्रू जाइए। आप अपने लेवल को भी एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंग्लिश यहाँ तक जानते हैं तो आपको भी यहाँ तक आना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए आप क्या करिए, एनसीईआरटी के थ्रू जाइए। एनसीईआरटी से ज्यादा इजी तो किसी का मोड होता ही नहीं है। वहां पर जो इंग्लिश यूज होती है आपको समझाने के लिए, दैट इज द
ईजिएस्ट ऑफ ऑल। सो बिलीव मी, अगर आप उसके थ्रू जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करेंगे, तो वहां पर इतनी सिंपल इंग्लिश होती है कि जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको हो सकता है एकदम से एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन का मॉडल समझ में ना आए, क्योंकि आपकी बुक में बहुत डिटेल में होगा। बट जब आप उसको, उसी कंटेंट को आप एनसीईआरटी की बुक्स के जाके थ्रू देखेंगे, तो वहां पर इतनी सिंपल लैंग्वेज होगी कि आपको पता चलेगा, ओके इट इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी मॉडल। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये वाली सेंसरी मेमोरी, ये तो इससे रिलेटेड है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड आई वाज वरीड फॉर द इंग्लिश पार्ट। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे एनकाउंटर किया जा सकता है। बट जस्ट इन केस किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट डू इट, देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ डिफिकल्टी फॉर देम। तो मैं यहाँ पे 100% तो नहीं कहूंगी, बट इसका 90% सोल्यूशन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू जब उनको पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप अपने बुक्स पर जाएंगे, तो वो चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। द सेम सोल्यूशन इज फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं, and that is if they are studying psychology for the very first time in post graduation, because see, try to understand the point कि जिस सब्जेक्ट को आपने पूरी लाइफ कभी नहीं पढ़ा, तो अगर आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो आपको डिफिकल्ट ही लगेगा, राइट? इसके लिए क्या जरूरी है, जिस तरह से आपने इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, हिंदी पढ़नी शुरू करी, या मैथ्स पढ़ना शुरू किया, ये आपने उस क्लासेस से पढ़ना शुरू करा जहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही थी। लेकिन साइकोलॉजी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही 11th क्लास से इंट्रोड्यूस होता है। सो क्लास 11th एंड 12th आर लाइक द क्लास 1, क्लास 2, और यू कैन से द प्राइमरी क्लासेस ऑफ साइकोलॉजी। जब तक आप प्राइमरी नॉलेज गेन नहीं करेंगे, जब तक आप अल्फाबेट्स नहीं सीखेंगे, आप कैसे वर्ड्स को फ्रेज करना सीख सकते हैं? तो इसी वजह से यही एक लॉजिक है कि आपको 11th-12th की साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर समझ भी पाएंगे। और बहुत ही नेचुरल है, अगर किसी ने कभी भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आके डायरेक्ट पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, बट आई एम गिविंग यू हियर कि आप उसके लिए एनसीईआरटी के थ्रू जाइए, डिटेल में चीजों को पढ़िए, और इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वे। तो ये एक सोल्यूशन दो प्रॉब्लम्स को एक साथ एनकाउंटर कर रहा है, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इग्नू सिस्टम। बहुत सारे लोगों को इग्नू का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर आप एक बार उसमें उसको समझ लें पूरा कि एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट ईयर में कैसे हमें करना है, सेकंड ईयर में कैसे हमें करना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। द फैक्ट इज दैट कि फर्स्ट ईयर में आपको एक प्रैक्टिकल और बाकी के पेपर्स देने हैं, दैट इज वेरी सिंपल। इसके साथ आपको असाइनमेंट्स देने हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम अपने कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। असाइनमेंट सबमिशन का भी एक डेट रहता है, हर चीज से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। एंड इन सेकेंड ईयर there is something more than just the practical, which is about the internship and the practical project report, which is about the internship and project। तो दो चीजें और जुड़ जाती हैं जो कि सेकेंड ईयर में एडिशनल हो जाती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। प्रैक्टिकल एज सच, आपके थ्योरी पेपर्स एज सच, असाइनमेंट एज सच। सेकेंड ईयर में केवल आपका इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का वर्क बढ़ता है। वो इसलिए होता है जिससे आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसकी रिसर्च भी सीखें, आप उसमें डिटेल में जाएं। सी, यू आर डूइंग द मास्टरी ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड मास्टरी इज नॉट ऑलवेज इजी। सो इस चीज को करने के लिए आपको बस इतना सेकेंड ईयर में करना होता है। बाकी अगर आप इग्नू के डिफरेंट पोर्टल्स पर या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, देयर आर मेनी वेज टू स्टे कनेक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स। आप अगर वहाँ कनेक्टेड रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द इग्नू सिस्टम, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो व्हाई आई एम giving you all the solutions here, because I have experienced that many students are troubling with the unnecessary problems, which are actually not the problems, but we can actually find out the way to encounter them. So I tried to help you through all these problems जो भी हमने आज discuss की हैं, and I hope कि it is going to be beneficial for you. If you still have any other problem which you have not understood, not found the solution for it, then please drop me in the comment section below. I'll personally help you through the comments. So see you very soon in the next video. If you have found it useful, then please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and that's going to be a big help for me as well. And I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.